ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहां पर असंख्य व्यक्ति निवास करते हैं, असंख्य व्यक्ति निवास करते हों, ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहां पर असंख्य व्यक्ति निवास करते हों। ठीक है। इसको क्या हो गया? देखिए, BC, ठीक है, 600 से 300 BC का जो टाइम पीरियड है, ये हमको पता है कि ये महाजनपद काल का है। इस समय भारत जो था ये 16 बड़े महाजनपदों में बटा हुआ था। आ जाओ, गुड मॉर्निंग। 16 बड़े महाजनपदों में बटा था। भारत जो दिखाई दे रहा है बेटा, 600 BC से 300 BC का टाइम पीरियड। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की कहानी बता रहा हूं। तो 600 से 300 BC का जो टाइम पीरियड है वो महाजनपद काल का है। इस समय भारत की स्थिति कैसे दिखाई दे रही है? तो जो अखंड भारत है, अखंड भारत कहने का मतलब जो आज डिस्प्यूट इंडिया है इसकी बात नहीं कर रहा, जो पहले जुड़ा हुआ इंडिया था। तो ये कितने क्षेत्र में बड़ा हुआ था? 16 बड़े महाजनपद। मैंने आपको बोला महाजनपद क्या है? महाजनपद क्या है? महाजनपद का अर्थ हो रहा है कोई भी भौगोलिक क्षेत्र, ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहां असंख्य लोग निवास करते हो। ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहां असंख्य लोग निवास करते हो, वो आपका महाजनपद। जैसे आज भारत 28 राज्यों में बटा हुआ है, तो एक राज्य की बात कर रहे थे। एक राज्य में क्या दिखाई दे रहा है हमको? बहुत सारे आपका क्या है? लोगों का समूह, असंख्य लोग हैं एक राज्य। ऐसे इंडिया आपका 28 राज्यों में बटा हुआ है। इन बिटवीन 600 BC से 300 BC, 600 BC to 300 BC, the India was classified into the 16 महाजनपद। 16 बड़े महाजनपदों में बटा था। इसलिए इस टाइम पीरियड को अपन लोग महाजनपद काल कहते हैं। क्या कहते हैं? महाजनपद। महाजनपद काल में हर एक महाजनपद एक ऐसा भौगोलिक स्थान है जहां पर क्या है? असंख्य लोग निवास करते हैं। लिखिए इसको बराबर। हे प्रभु, लिखिए महाजनपद काल 600 BC से 300 BC, पॉइंट कर करके लिखिएगा। 600 BC से 300 BC। दूसरा पॉइंट लिखेगा, जनपद शब्द से तात्पर्य जनपद शब्द से तात्पर्य उस स्थान से है जनपद। जनपद, जनपद मतलब जहां लोग निवास करते हैं।
जहां लोगों का निवास हो, महाजनपद काल, है ना। महाजनपद काल इसलिए कह रहे हैं कि भारत अब बड़े भौगोलिक क्षेत्र में बटेगा। जब आर्यों का आगमन हुआ, वैदिक काल में आर्यों का आगमन हुआ, तो उस समय जो कबीलाई समूह होता था वो जन कहलाता था। अब जन बड़ा हो रहा है, एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में बट रहा है। यह जन से जनपद और जनपद से महाजनपद। तो जनपद शब्द का अर्थ होता है ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहां असंख्य लोग निवास करते हैं, लोगों का समूह होता है बड़े संख्या में। वो क्या कहलाता है बेटा? आपका महाजनपद। तो हम आज इस टॉपिक को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अब हम हिस्ट्री के मेन सेगमेंट में मेन सेगमेंट को शुरू करने जा रहे हैं। और यही से दो धर्म है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इसी टाइम पीरियड की बात है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया जब समाज में क्या होता है, समाज में किसी एक धर्म का एकाधिकार होता है। हम लोग देखिए वैदिक काल, तो वैदिक काल में हमने क्या देखा कि सर ब्राह्मणवाद का उदय हुआ। ब्राह्मणवाद का उदय हुआ वैदिक काल के फर्स्ट फेज में। पहले फेज में जन्म आधार नहीं था, कर्म आधार था। जो वेदों को पढ़ता था वो ब्राह्मण कहलाता था। पर जब हम सेकेंड फेज पर पहुंचे तब आधार बन गया जन्म, और जन्म के आधार पर मतलब ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ व्यक्ति ब्राह्मण कहलाएगा। तो लोगों ने क्या किया, हर एक क्षेत्र में ब्राह्मणवाद को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, जिससे समाज का हर एक वर्ग प्रभावित होने लगा। आज आप डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट आप कास्ट एंड कैटेगरी में बटे हुए हैं, और आपके समाज में किसी एक धर्म का एकाधिकार हो जाए और आपको जबरन उस धर्म की जितनी रिचुअल्स है उसको मानने के लिए बाध्य कर दिया जाए। अब मान लीजिए बेटा हमारा, ठीक है, तेजस्वी, अब इसके घर में कोई बाबू हो रहा है और ये सक्षम नहीं है पार्टी देने के लिए, मान लो बोला हाँ, पर समाज की मान्यता है कि नहीं, आपको है ना 21,000 ब्राह्मणों को खिलाना पड़ेगा, 21 ब्राह्मणों को खिलाना पड़ेगा, 2100 ब्राह्मणों को खिलाना पड़ेगा, तभी आपके यहाँ बालक का जन्म का आधार जो है वो माना जाएगा। तो ये तो मर गई, सक्षम है नहीं। जैसे गांव में होता है, पूरे गांव में अगर किसी की मृत्यु होती है तो पूरे गांव को खिलाना पड़ता है। 10-10 हजार ऐसे लोग आते हैं। भैया मैं देखा हुआ हूँ, जब मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था तब मैंने देखा है विजिट। ऐसे लोग जिसके घर में आर्थिक स्थिति नहीं है, वो फिर उधारी बाड़ी कर्जा लेकर, तो मृत्यु भोज को तो पूर्णतः बंद करना चाहिए। ऐसे ही आदमी दुखी है, घर का कोई आदमी चला गया है, पर समाज के रिचुअल से उसको फॉलो करना पड़ता है। तो मैंने ये बताया बेटा कि जब कोई चीज आपके ऊपर थोपा जाता है तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, टॉर्चर लगेगा। तो आप उस चीज से क्या करेंगे, माइग्रेट होंगे, अब दूसरी चीजों की ओर आगे बढ़ेंगे। इसीलिए मैं बोला जब वैदिक काल खत्म होगा 600 BC से 300 BC का जो टाइम पीरियड आएगा, जब भारत महाजनपद में बटेगा, तब यहां तो बड़े धर्म का उदय होगा। एक तो होगा बौद्ध धर्म जो अलग विचारधारा को लेकर सामने आएगा, और एक दूसरा होगा जैन धर्म, इनकी अपनी विचारधारा होगी। क्लियर? इसीलिए जो हमारा टॉपिक है महाजनपद काल,
इसमें दो धर्म को भी लेकर चलना है। और बौद्ध धर्म के बारे में अपन बात कर चुके हैं, जैन धर्म को शुरू किए थे पिछले क्लास में, तो इसके साथ मैं जैन धर्म को लूंगा। क्लियर है डियर? तो महाजनपद का अर्थ क्या होता है? ऐसा भौगोलिक क्षेत्र, ऐसा डोमेस्टिक एरिया जहां असंख्य लोग, बहुत सारे लोग निवास करते रहे होंगे। समथिंग लाइक स्टेट। भारत में आज जैसे 28 राज्य हैं, तो अपन लोग छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ महाजनपद में है ऐसा मानो। बगल वाले मध्य प्रदेश, उन लोग मध्य प्रदेश महाजनपद में है ऐसा मानो। ऐसे भारत 16 बड़े महाजनपद में बटा हुआ था। ओके, लिखिए दूसरा पॉइंट, महाजनपद काल का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में मिलता है, जिसकी संख्या 16 बताई गई है। जानकारी का सोर्स क्या है? भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय। दो धर्म का है प्रचलन है, दो धर्म के साहित्य को उठाए तो हमको पता चला कि भारत इस समय 16 बड़े महाजनपद में बटा था। इस हिरार्की को देखिए, मैं बोला कि 16 महाजनपद की जानकारी हमको कहां से मिलती है? 16 महाजनपद की जानकारी हमको कहां से मिलती है? तो पहला टारगेट हमने किया क्या? बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में 3 पिटक थे, मैं बताया था, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म। क्लियर? तो सुत्त पिटक के अंगुत्तर निकाय को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि भारत 16 बड़े महाजनपद में बटा था। तो महाजनपद काल की जानकारी का पहला सोर्स क्या है? अंगुत्तर निकाय, बौद्ध साहित्य। स्टार लगा के, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी आप पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन आएगा। बौद्ध धर्म की जानकारी किस साहित्य से मिलती है? तो बौद्ध धर्म की महाजनपद काल की जानकारी हमको किस धर्म से मिलती है? तो बौद्ध साहित्य के अंगुत्तर निकाय। जबकि जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र, भगवती सूत्र लिखो बेटा, भगवती सूत्र हो गया? ठीक। ये है भारत का 16 बड़ा महाजनपद। अब 16 के 16 नाम हमको याद करने, ठीक? 3 कॉलम बनेगा। एक कॉलम में 16 बड़े महाजनपद के नाम, क्रम से 16 नाम, दूसरे कॉलम में उसकी राजधानी, और तीसरे कॉलम में आज जो क्षेत्र है, जो पहले 16 महाजनपद था वो, तो रिलेट करके। अभी नहीं बनाना, पहले याद करेंगे नाम। ओके, यहाँ से याद करो, ज़्यादा इजी पड़ेगा। वहाँ से बैठना है, स्लाइड करके नीचे आना है। ये आपको हिस्ट्री का पहला टॉपिक है जो आपको याद करना ही करना है। आपको इंटरव्यू में पूछेगा 16 महाजनपदों के नाम बताइए, आपको 16 का 16 बोलना पड़ेगा। क्लियर? तो सबसे पहले याद करो गांधार। गांधार में याद, गंधारी सुने थे? बस वही है गांधार। काबुल अफगानिस्तान का क्षेत्र है वो,
आज भारत में जो वर्तमान में अफगानिस्तान है वो आपका गांधार था। गांधारी यहीं की थी, गांधार से। कौन है गांधारी? हाँ, कौरवों की माता श्री, है ना। महाभारत देखे ना आप, आंखों में पट्टी बांध देती है। गांधारी जब पट्टी खोलती है, देखती है बेर का पेड़ है, तो लालसा जागृत होता है। इतने दिन बाद अचानक से आंख खुलेगा और तुमको तुम्हारी इच्छा के अनुरूप चीजें दिखाई, गुपचुप दिखाई दिए, तुरंत दौड़ के जाओगे, पाया हो रे बोल के। तो हाथ से टमरने का प्रयास किए। यू नो टमरना, छत्तीसगढ़ी पढ़ना, मतलब हाथ से तोड़ने का प्रयास की तो नहीं तोड़ पा रही, ऊंचाई ज्यादा होने के कारण। तो जो मिल रहा था उस वस्तु को लाला खींच रही थी, उसको रख रही थी, सीढ़ी बना रही, और सीढ़ी बना के चढ़ी। चढ़ने के बाद बेर को तोड़कर खाई। जैसी उसकी तृष्णा की पूर्ति हुई, डिजायर बताया था, तृष्णा, मन तृप्त हुआ। देखी नीचे में तो लाश ही लाश था, लाश के ऊपर चढ़ी थी, और देखी तो अपने पुत्र को लाश, 100 करोड़ रणभूमि में पड़े थे। तो आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। वहीं पर भाव उत्पन्न हुआ कि मैं अपने पुत्र के लाश को खा रही, और चिक चिक कर फुट फुट कर रोने लगी। और कृष्ण को फिर शराप दिया। यहीं से कृष्ण जी को शराप मिला कि भले ही तुम क्या हो, ब्रह्मा हो, ब्रह्म स्वरूप हो, परंतु तुम्हारी मृत्यु पशु के जैसी हो। जैसे पशुओं को मारा जाता है वैसे तुमको मारा जाएगा, और वैसे ही पांव में तीर लगकर कृष्ण जी की मृत्यु हो जाती है ना। तो ये सब रिचुअल चीजें, मैं सिर्फ मैं आपको नाम याद करा रहा हूँ। गंधार हो गया, कंबोज पहला गंधार है। गंधार दूसरा है कंबोज, कुरु, कुरु, गंधार, कंबोज, कुरु, पंचाल, द्रौपदी, पंचाली, है ना। कौशल, 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 मल्ल, वृज्ज, वृज्जी, वृज्ज या वृज्जी, 7 तो क्रम से जाना है। गांधार, गांधार के बाद कंबोज, 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 कुरु, पंचाल, कौशल, मल्ल, वृज्ज, गांधार, कंबोज, कुरु, पंचाल, कौशल, मल्ल, वृज्ज, वृज्जी है। 7 नाम याद करो पहले। यहीं बस याद करना है। 16 को 16 पूरा डिजाइन जैसे बनाया वैसा, ऊपर से बैठो, स्लाइड होके नीचे तक आओ। पहला मैं बोला गांधार, इसकी राजधानी है तक्षशिला। पाकिस्तान के ऊपर में अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है वो एक्चुअल में वर्तमान का जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है वो गांधार क्षेत्र था, और यहाँ की राजधानी तक्षशिला। यहीं के तो प्रोफेसर होंगे, कौन? चाणक्य। ओके, तो पहला मैं बोला आपका क्या, गांधार। दूसरा कंबोज, इसकी राजधानी है राजपुरा। हिंदू कुश पर्वत देखे हो, वही कश्मीर का क्षेत्र, ये कंबोज कहलाता था। ओके, याद हुआ? पहला मैं बोला गांधार, दूसरा कंबोज,
तक्षशिला, राजपुरा हो गया, कुरु, हस्तिनापुर, राजधानी क्या है, मतलब हरियाणा पहुंच गया। हस्तिनापुर हरियाणा का क्षेत्र इंद्रप्रस्थ क्षेत्र कहलाता था। ये कुरु, पांचाल, पांचाल मतलब आपका उत्तर प्रदेश बरेली, इसकी राजधानी थी काम्पिल्य, ठीक, काम्पिल्य, ओके। कौशल, कौशल, श्रावस्ती, राजधानी क्या है, अवध का क्षेत्र, भगवान राम का क्षेत्र, ओके, उत्तर प्रदेश हो गया। मल, कुशीनारा, राजधानी क्या है, ये भी उत्तर प्रदेश, ओके। वृज्जी, वृज्जी, ओके, वृज्जी या वज्जी याद रखना, बिहार का दरभंगा क्षेत्र है, इसकी राजधानी वैशाली थी। सातों नाम को लिखो क्रम से, 3 कॉलम बनाना, पहले 7 नाम याद करें, अलग पेज में बनाइए, नए पेज में बनाइए, 16 का 16 एक साथ। सबसे पहले लिखेंगे महाजनपद, कॉलम में महाजनपद, महाजनपद, दूसरा राजधानी, तीसरा वर्तमान स्थिति। लिखेंगे पहला गंधार, गांधार, गांधार की राजधानी है तक्षशिला, राजधानी क्या थी गांधार की, तक्षशिला। पाकिस्तान का क्षेत्र, अफगानिस्तान का क्षेत्र, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्षेत्र, कंबोज, राजपुरा, राजपुरा हिंदू कुश पर्वत, कश्मीर का क्षेत्र, पांचाल, पांचाल जिसकी राजधानी काम्पिल्य, राजधानी काम्पिल्य, उत्तर प्रदेश, कौशल, अवध, उत्तर प्रदेश, राजधानी श्रावस्ती, श्रावस्ती, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, कौशल की राजधानी श्रावस्ती हो गया। मल्ल, मल्ल कुशीनारा, राजधानी कुशीनारा, राजधानी कुशीनारा, मल्ल, मल्ल की राजधानी कुशीनारा, उत्तर प्रदेश। वज्जी, वज्जी, वज्जी का वैशाली या मिथिला, बिहार का क्षेत्र, दरभंगा क्षेत्र, हो गया, ठीक। अंग, अंग भी बिहार, राजधानी है चंपा, आठ हो गया। 9 मगध, सबसे बड़ा महाजनपद था मगध,
राजधानी राजगीर, बिहार पाटलिपुत्र के आसपास। काशी, काशी, काशी वाराणसी, उत्तर प्रदेश। काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश। वत्स, वत्स, कौशाम्बी, कौशाम्बी, प्रयागराज इलाहाबाद, चेदी, राजधानी सुक्तिमती, सुक्तिमती, चेदी, सुरसेन, मथुरा, मत्स्य, विराटनगर, राजस्थान, अवंती, उज्जैनी या महेशमती, उज्जैनी या महेशमती, अस्मक, पोतन, राजधानी पोतन, उत्तरी प्रायद्वीप में गोदावरी का तट, गोदावरी का तट, कुरु, कुरु लिखेंगे, कुरु, कुरु नहीं लिखवाया, लिखो कुरु। हस्तिनापुर हरियाणा का क्षेत्र, याद करो 16 को। पॉइंट कर करके याद करो पूरा। इस डायग्राम को देखो, इस पे ट्रेस करने की कोशिश करो। सबको एक एक करके डिटेल से देखेंगे बेटा, है ना। पर पहले नाम याद होना चाहिए। अच्छा नहीं लग रहा। साला अंकित के चक्कर नहीं पालेंगे ना अगले बार तो। उसी चक्कर में इधर भी कुछ नहीं हो रहा है।
यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। राजधानी 16 बड़े महाजनपद के नाम और उनके कुछ विशेषताएं, उनको अपन लोग पॉइंट कर करके लिखेंगे। पर अभी ट्रेस करने के लिए हर एक पॉइंट को याद करो। सबसे पहले कंबोज, गंधार, कुरु, पंचाल, कौशल, मल, वृज, इसी को वैशाली, है ना, वज्जी, ठीक, अंग, मगध, काशी, वत्स, सुरसेन, मत्स्य, अवंती, चेदी, अस्मक, अस्मक, चेदी, अवंती, हो गया, मत्स्य, सुरसेन, काशी, मगध, अंग, वृज, मल, कौशल, पंचाल, कुरु, गांधार, कंबोज। ओके, नोट करके लिखेंगे, चलिए पॉइंट कर कर याद करेंगे, 2-4 बार याद होगा, है ना। सबसे पहले फैक्ट है ना, महत्वपूर्ण फैक्ट, पहला नंबर 600 से 300 बीसी में, 600 से 300 बीसी में, 600 से 300 बीसी में भारत 16 बड़े महाजनपद में बटा था। सोलह बड़े महाजनपद में बटा था। 16 बड़े महाजनपद में बटा था, ओके, जिसमें 14 में राजतंत्र, अंडरलाइन, 14 में राजतंत्र और 2 में गणतंत्र थे। गणतंत्र समझ गए, लोकतंत्र, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा, ठीक। 2 जो गणतंत्र है उनके नाम लिखिए, वज्जी या वैशाली, वज्जी या वैशाली, और दूसरा मल। अगला पॉइंट, वैशाली का लिच्छवी गणराज्य, वैशाली का लिच्छवी गणराज्य, वैशाली का लिच्छवी गणराज्य पूरे विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। हर एक पॉइंट अपने आप में समझने योग्य है और अपने आप में क्वेश्चन है ना, तो कहीं पर भी नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। देखो भाई मैं क्या बोल रहा हूं, 16 बड़े महाजनपद थे, 16 में 14 में राजाओं का शासन और 2 में जनता का शासन। तो 2 में वैशाली को भूलना नहीं है, वज्जी को। वज्जवी में जो लिच्छवी गणराज्य था उसको पूरे विश्व का सबसे पुराना और सबसे प्राचीनतम पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग गणराज्य माना जाता है। एक में बोला वज्जी, दूसरा में बोला मल, ये दोनों गणराज्य है, ठीक है, मतलब गणतंत्र है। और 2 को छोड़कर जितने 14 है सब में राजतंत्र है। मगध में राजा होगा, पंचाल में राजा होगा, गंधार में राजा होगा, समझ में आ रहा है, राजा का क्षेत्र, और यहाँ गणतंत्र चल रहा है। क्लियर हो रहा है। अब इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे, महाजनपद में जो विस्तार दिखाई देता है वो विंध्याचल पर्वत के उत्तर में, विंध्याचल पर्वत के उत्तर में अफगानिस्तान से लेकर बिहार तक दिखाई देता है। अफगानिस्तान से बिहार तक 16 बड़े महाजनपद का विस्तार था। बिहार तक देखे ना अपन लोग, राजगिरी, पाटलिपुत्र, पटना, अफगानिस्तान से बिहार तक, विंध्याचल पर्वत के उत्तर में, विंध्याचल पर्वत के उत्तर में अफगानिस्तान से बिहार तक, ओके, अफगानिस्तान से बिहार तक। परंतु नोट करके लिखेंगे, परंतु अस्मक एकमात्र ऐसा महाजनपद था, अस्मक अंडरलाइन,
जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। अस्मक, गोदावरी मतलब समझ गया, महाराष्ट्र का बेल्ट, हमारा छत्तीसगढ़ का निचला हिस्सा। हो गया। शक्तिशाली राजतंत्र, शक्तिशाली राजतंत्र में कौशल, कौशल, काशी, अंग, वत्स और अवंती माने जाते हैं। अवंती, कौशल, काशी, अंग, वत्स और अवंती। कौशल, काशी, अंग, वत्स और अवंती। ठीक। समय जैसे बढ़ता जाएगा तो सब मगध में मिल जाएंगे, इसलिए मगध एक बड़ा महाजनपद बनेगा। तो उसी के नीचे लिखेंगे कालांतर में, कालांतर में, ये आपके पढ़ने के लिए लिखवा रहा हूं ना, ताकि आप पढ़ें तो आपको चीजें समझ में आए। कालांतर में सभी राजतंत्र पर नियंत्रण मगध का हो गया। ठीक, ध्यान से देखिए बेटा, टॉपिक कैसे जुड़ रहा है देखो, समझ में आ रहा है। पहले मगध एक महाजनपद था, इसमें कौन कौन मिल गया जी? काशी, फिर काशी है, कौशल है, अंग, वत्स, वत्स, अवंती। क्लियर? इन सब पर कंट्रोल किसका है? मगध का। इसलिए मगध एक बड़ा महाजनपद बनेगा। और यहीं से मगध साम्राज्य का उदय होगा। चार टॉपिक एक साथ जुड़ गए। महाजनपद काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और मगध साम्राज्य, ये सब 600 से 300 BC। चारों हिस्ट्री का मेन जोड़ है, एंशियन हिस्ट्री का। 16 महाजनपद बचा है। मैं बोला मगध एक महाजनपद था, जिसका समय के साथ महाजनपद, मगध महाजनपद का नियंत्रण कुछ अन्य महाजनपद जो शक्तिशाली महाजनपद थे, जैसे कौशल था, काशी था, अंग था, वत्स था, अवंती था, इन सब पर कंट्रोल किसका हो गया? मगध का। तो मगध के नियंत्रण के कारण मगध का साम्राज्य क्षेत्र बड़ा होते गया और यहीं से मगध साम्राज्य की स्थापना होगी। ओके। 16 बड़े महाजनपद, 16 बड़े महाजनपद। 16 बड़े महाजनपद में बटा था भारत 600 से 300 BC। इस 16 बड़े महाजनपद में 14 में राजतंत्र, 14 में राजतंत्र और 2 में गणतंत्र। वज्जी और मल्ल, यहां राजतंत्र, सॉरी गणतंत्र। वज्जी मतलब वैशाली, वैशाली का लिच्छवी, वैशाली का लिच्छवी,
लिच्छवी गणतंत्र जो था वो पूरे विश्व का सबसे पुराना और पहला गणतंत्र माना गया। तो जब हम लोग भारतीय संविधान पढ़ेंगे तब उस समय मैं फिर से बताऊंगा, आपको बोलूंगा कि मैं लिच्छवी राज्य जो था वो वहां गणतंत्र दिखाई देता है। हम गणतंत्र के बारे में लोकतंत्र, जहां जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन। तो 16 बड़े महाजनपद में 14 में राजतंत्र, 2 में गणतंत्र। दोनों के नाम याद होने चाहिए, वज्जी और मल। वज्जी और मल दोनों में गणतंत्र। वज्जी अर्थात वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र पूरे विश्व का सबसे प्राचीनतम गणतंत्र था। 16 महाजनपद का विस्तार विंध्याचल पर्वत के उत्तर में अफगानिस्तान, पाकिस्तान का पश्चिमी हिस्सा, यहां से लेकर पूरे बिहार तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। 16 बड़े महाजनपद पहले थे, परंतु अस्मक एक ऐसा महाजनपद था जिसका विस्तार गोदावरी के तट में दक्षिण में दिखाई देता है। तो अलग से अस्मक है। अस्मक है, कौन सा बोल रहा हूं? अस्मक साउथ में है। ओके, क्या समझ में आ रहा है? अब महाजनपद में पॉइंट कर करके हर एक महाजनपद के बारे में लिखेंगे, लिखते जाएंगे जल्दी जल्दी। पहला लिखेंगे वज्जी। इसकी राजधानी वैशाली। ठीक है, प्राचीनतम गणराज्य के रूप में माना जाता है। इसकी राजधानी वैशाली प्राचीनतम गणराज्य के रूप में माना जाता है। दूसरा लिखेंगे मल। इस महाजनपद में बुद्ध और महावीर दोनों दिखाई देते हैं। मल मल, ठीक है। बुद्ध मतलब गौतम बुद्ध और महावीर मतलब महावीर स्वामी, जैन धर्म के महावीर स्वामी। दोनों का जुड़ाव मल से दिखता है क्योंकि मल की राजधानी कुशीनारा। कुशीनारा बुद्ध का परिनिर्वाण है। बौद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ है? कुशीनारा। और पावापुरी महास्वामी का निर्वाण स्थल दोनों मल में है। तो लिखो कुशीनारा और पावापुरी। कुशीनारा बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है। बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है, जबकि पावापुरी महावीर स्वामी का निर्वाण स्थल है। पुरी, पावापुरी। वत्स, वत्स इस महाजनपद का संघर्ष इस महाजनपद का संघर्ष अवंती से हुआ था। अवंती, अवंती से होता। अगला पॉइंट, वत्स के शासक उदयन। वत्स के शासक उदयन को अवंती के शासक चंड प्रद्योत, अवंती के शासक चंड प्रद्योत की पुत्री
वासवदत्ता, वासवदत्ता अंडरलाइन से प्रेम हुआ, जिसका अपहरण कर उदयन वत्स की राजधानी कौशाम्बी में लाया और विवाह किया। फिर से रिपीट करूंगा, फिर लिखते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना आपको जरूरी है। उदयन ने अपनी राजधानी वत्स की राजधानी कौशाम्बी में लाकर उससे विवाह कर लिया। इस प्रेम प्रसंग का वर्णन कवि भास कवि का नाम है भास। कवि भास की रचना है स्वप्न वासवदत्ता में दिखाई देता है। स्वप्न वासवदत्ता, वासवदत्ता स्त्री का नाम है। चंद्रप्रद्योत की पुत्री का नाम क्या है? वासवदत्ता। तो उसी को लेकर इनकी रचना है स्वप्न वासवदत्ता। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनते जाइए हर एक पॉइंट को। अभी 3 ठो लिखे हैं। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी, और वैशाली जो महाजनपद था वो 8 छोटे छोटे जन से मिलकर बना था। इस जन में एक लिच्छवी गणराज्य की स्थापना की गई। लिच्छवी गणराज्य को पूरे विश्व का सबसे प्राचीनतम गणराज्य माना जाता है। मल्ल में हमको बुद्ध और महावीर दोनों का कॉन्सेप्ट दिखाई देता है, क्योंकि बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ है वो कुशीनारा में हुआ है, और जो जैन है महावीर स्वामी, इनका जो निर्माण हुआ ये आपका पावापुरी में हुआ है। जबकि वत्स जो है, ये वत्स आपस में लड़ते थे। वत्स किसके साथ? तो अवंती के साथ आए दिन खटर खटर था। तो वत्स का संघर्ष अवंती के साथ दिखाई देता है। वत्स के शासक है उड्डयन। उड्डयन को अवंती के जो राजा थे, राजा याद रखना चंडप्रद्योत की पुत्री थी, क्या नाम था? वासवदत्ता। चंडप्रद्योत की पुत्री से वासवदत्ता से प्रेम हो जाता है। तो इसीलिए लड़ाई झगड़ा की, हमारे घर के लड़की ला देखा था स्टेप, समझ रहे बात? हाँ, तो अवंती और वत्स आपस में लड़ते थे। तो अवंती पर अटैक करके उड्डयन ने वासवदत्ता का अपहरण कर लिया, किडनैप कर लिया, कौशाम्बी लाकर कौशाम्बी में विवाह करवाया। विवाह हुआ, क्लियर है? ऐसा मैं नहीं बता रहा हूं, ऐसा बताते भास कवि। कवि कौन है? भास। कवि भास के अनुसार जो स्वप्न वासवदत्ता है, इसमें यह उल्लेख दिखाई देता है कि वत्स जो था एक महाजनपद था, जिसका संघर्ष किसके साथ था? अवंती। अवंती के राजा कौन थे? राजा चंडप्रद्योत, और इसकी पुत्री का नाम क्या था? वासवदत्ता। क्लियर? अगला पॉइंट, अवंती। अवंती के राजा चंडप्रद्योत। अवंती के राजा थे ना चंडप्रद्योत। चंडप्रद्योत को पांडु रोग पीलिया, पांडु रोग पीलिया होने पर बिंदुसार, मगध का शासक है बिंदुसार, आगे अपन देखेंगे। बिंदुसार ने अपने राजवैद्य जीवक को इलाज हेतु भेजा था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा है। राजवैद्य का नाम क्या है? जीवक। कौन सी बीमारी हुई थी? तो पीलिया, पांडु रोग। किसको हुआ था? चंडप्रद्योत। अपना राजवैद्य किसने भेजा? बिंदुसार। ओके, कौशल। अच्छा, इसकी राजधानी लिखो। अवंती की 2 राजधानी है, उत्तर राजधानी उज्जैन और दक्षिण राजधानी महेशमती।
उत्तरी राजधानी उज्जैन और दक्षिण राजधानी महेशमती। कौशल, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। कौशल, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। भगवान बुद्ध ने यहां अपने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। ये क्षेत्र रामायण काल से भी जुड़ता है, जिसका प्रमुख नगर अयोध्या को माना जाता है। हो गया क्लियर? ठीक। अभी इतने महाजनपद को पढ़े रहोगे, इसमें महाजनपद को और बताऊंगा। आज इतना दे रहा हूं, इतना पढ़ोगे। अभी पूरा अपन लोग करेंगे। सुरसेन है, काशी है, अस्मक है, पंचाल है, कुरु है, कब्बोज है, गंधार है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। मगध महाजनपद में जो अन्य महाजनपद है वो शामिल होते गए और इसका पूरा नियंत्रण मगध का हो गया। तो इसीलिए मगध साम्राज्य की स्थापना हुई। मगध साम्राज्य की स्थापना हुई और मगध की मजबूती का मतलब मगध के उदय का जो कारण है वो क्या क्या है, उसकी पूरी पृष्ठभूमि तैयार करनी है। मगध साम्राज्य शुरू कर रहा हूं, लिखते जाएंगे पॉइंट कर करके। मगध साम्राज्य, अगला हेडिंग नया पेज में लिखिए। मगध साम्राज्य। मगध प्राचीन भारत में 16 महाजनपद में से एक था। मगध साम्राज्य सोलह महाजनपद में से एक। इसकी पहली राजधानी गिरिब्रज, बाद में राजगिरी, फिर पाटलिपुत्र, गिरिब्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र। बिहार क्षेत्र में इसका विस्तार है। हो गया? लिखते जाएंगे। मगध साम्राज्य के उदय के कारण, पॉइंट कर करके लिखना, इनकी भौगोलिक अवस्थिति, है ना, समझने के लिए लिखवा रहा हूं, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। पर ये इतना ज्यादा फला फूला क्यों? तो इनकी भौगोलिक स्थिति अच्छी थी क्योंकि नदियों से घिरा है और पर्वतों से घिरा है। भौगोलिक स्थिति पहला कारण, नदी तथा पर्वतों से घिरा होने के कारण, है ना, यहां अच्छा जन विकास दिखाई देता है। लोहे की उपलब्धता,
लोहे की उपलब्धता, लोहे की उपलब्धता है ना, लोहे की खोज हो चुकी है। अब लोहे खोज चुका है लोहा, तो लोहे से औजार बना रहे हैं। तो जंगलों की लकड़ियों को काटना, खेती करना, कृषि करना, अस्त्र शस्त्र तैयार करना, ये सब आप सीख गए हैं लोहे की उपलब्धता होने का। उपजाऊ मैदान बिहार के क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अपन पढ़े हैं, लिखते जाओ उपजाऊ मैदान पॉइंट कर करके। नगरीकरण, सेना में हाथियों का प्रयोग, सेना में हाथियों का प्रयोग। धार्मिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, कुशल शासक। हो गया। अब ध्यान सुनते जाओ ना। मगध फला फूला कैसे? मगध के उदय का और उसके मतलब बहुत बड़े साम्राज्य में परिवर्तित होने के प्रमुख कारण है, पहला तो उसका भौगोलिक क्षेत्र। भौगोलिक क्षेत्र कहने का मतलब है कि आप जहां निवास करते हैं, आपका एरिया। तो हमारा जो क्षेत्र है, मान लीजिए नदियों से घिरा हुआ है, पर्वतों से घिरा हुआ है, तो जल की उपलब्धता हो जाएगी और हमको खनिज पदार्थ मिल जाएंगे। ठीक, तो बिहार का क्षेत्र है, सोचो पाटलिपुत्र क्षेत्र मतलब आसपास पर्वतों, 5 पर्वतों की श्रेणी है, 5 पहाड़ों की श्रेणी, नदी है, गंगा नदी है, कोसी है, गंडक है, सब है। पढ़े हो ना बिहार का मैपिंग? ठीक, तो नदी और पर्वतों की उपलब्धता होने के कारण ये क्षेत्र फलेगा। दूसरा मैं बोला लोहे की खोज हो चुकी है, तो अस्त्र शस्त्र बना रहे हैं, कृषि के आपका उपकरण बना रहे हैं, औजार बना रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, लोहे से किसी भी प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों के कारण, लोहे की उपलब्धता होने के कारण, लोहे की खोज होने के कारण भी ये फलेगा फूलेगा। मैदान है, उपजाऊ मैदान है, तो आसानी से क्या होगा बेटा, कृषि होगी, कई फसल हम उगा सकते हैं। नगर के रूप में ये डेवलप हो रहे हैं, नगरीकरण। क्योंकि जब सिकंदर का अटैक होगा ना, अपन पढ़ेंगे सिकंदर के भी बारे में, तो सिकंदर का जब अटैक होगा उस समय हमारे समय में होगा, महाजनपद काल के समय। तो इस समय हम लोग वेस्टर्न कल्चर को भी अडॉप्ट करेंगे, तो नगरीकरण का विकास होगा। सेना में हाथियों का प्रयोग, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, धार्मिक स्थिति मजबूत स्थिति है। अब किसी एक धर्म का एकाधिकार नहीं है, लोग सरल और सुगम हो चुके हैं। राजनीतिक स्थिति क्या है, बढ़िया हो रही है। मैं बताया कि राजनीति एकीकरण दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि हम बाहर से लड़ने के लिए तैयार हैं। सिकंदर का अटैक हो रहा है, तो ये हम लोगों को पहले ही हम लोगों को संकेत मिल चुका था कि अगर हम टूटेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे, हम बटेंगे तो हम कटेंगे, हमको एक होना पड़ेगा। इन सब कारणों के कारण मगध फैलेगा। बस ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, मेंस के लिए ये सब चीजें। तो मगध में जो पहला राजवंश उदय होगा, यह महाभारत काल से जुड़ेगा। लिखते जाएंगे। वृहदत्त वंश, वृहदत्त वंश पहला राजवंश है जो मगध साम्राज्य में प्रारंभिक राजवंश जिसको माना गया। वृहदत्त राजवंश, इसको प्रारंभिक मगध साम्राज्य का प्रारंभिक राजवंश माना गया। मगध साम्राज्य का प्रारंभिक राजवंश माना गया। इसके स्रोत नहीं है, जानकारी हमको प्राप्त नहीं हो रही है।
इसलिए ऐतिहासिक पुष्टि इसको नहीं कर पा रहे, पर अपन लोगों को लिखना है ना। इसको इतिहास का अंधकारमय काल मानते हैं। अंधकारमय काल, इसकी जानकारी नहीं मिल रही है, अंधेरे में है। अंधकारमय काल माना जाता है। यहां से अंधकारमय काल शुरू हो रहा, अंधेरे में था। एक्चुअल में वृहदत्त वंश में जो प्रमुख शासक था वो था जरासंध। लिखो, वो जरासंध अलग है, ये जरासंध अलग है ना। जरासंध लिखिए, प्रमुख शासक। इसको सिर्फ लिखना है बेटा ना, जहां से आने लायक है और जहां से इंपॉर्टेंट है मैं बता दूंगा। आप लोगों को जैसे से बोल रहा हूं वैसे करते जाइए चुपचाप। जरासंध वृहदत्त वंश का सर्व प्रमुख शासक था जरासंध। रिपुंजय ये अगला शासक था। रिपुंजय इसी का मंत्री था पुलिक। पुलिक इसी का मंत्री जो था पुलिक, इसी की हत्या करा देगा। रिपुंजय की हत्या करा देगा और अपने पुत्र को मगध का राजा बना देगा। कौन? पुलिक। देखो बेटा, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं है, पर हमको जानना है। हम एक भी चीज को स्किप करेंगे तो हमको चीजें कॉम्प्लेक्स लगेगी। इस वंश का प्रमुख शासक जरासंध, इसके बाद अगला शासक रिपुंजय। रिपुंजय का मंत्री कौन है? पुलिक। पुलिक क्या करेगा? इसकी हत्या करवा देगा और पुलिक का पुत्र जो है उसको मगध का राजा बना देगा। बोलो, समझ में आ रहा है? इसके बाद ये काल पूरी तरह से समाप्त है, अंधकारमय है। अंधकारमय इसके बाद का जो समय है। अब यहां से हर्यक वंश शुरू होगा जो हमारे काम का है। मगध में कौन सा वंश शुरू होगा? हर्यक वंश। देखो, कई बुक्स में यह वाला पार्ट स्किप कर दिया जाता है, कई क्लास में यह वाला पार्ट बताते नहीं है। पर हमको जाना महाजनपद काल जब शुरू हुआ तो जब मगध साम्राज्य जब बड़ा होता गया तो मगध साम्राज्य के समय में वृहदत्त वंश एक वंश था जिसके शासक थे जरासंध। जरासंध के बाद गद्दी पर कौन बैठा? रिपुंजय। और रिपुंजय का ही मंत्री था पुलिक, जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। वो क्या करेगा? इसकी हत्या करवा आप अपने पुत्र को गद्दी पर बैठा देगा। क्लियर? चलिए ध्यान से देखिए। अब यहां से काम का है, यहां से एक भी पॉइंट को छोड़ोगे नहीं ना। हर्यक वंश लिखते जाएंगे। हर्यक वंश, इसको पितृहंता वंश कहते हैं। पितृहंता वंश डबल लाइन करके अंडरलाइन करेंगे। ठीक, याद करते जाना है बेटा, लिखने के साथ। 544 से 412, 544 से 412 हर्यक वंश। 544 से 412 हो गया। इसके फाउंडर है बिंबिसार। बिंबिसार संस्थापक कौन है? बिंबिसार। मगध की राजधानी थी इनके समय में, हर्यक वंश के समय में राजधानी थी गिरिब्रज। राजधानी गिरिब्रज।
ठीक, 4 शासक जिसको भूलना नहीं है। बिंबिसार, लिखो लिखो लिखो, बिंबिसार, उसी में लिख रहा नहीं, उसी में लिख, जो सीरीज है प्रमुख शासक करके लिखो। बिंबिसार, अजातशत्रु, उड्डयन और नागदशक, ये 4 शासक है हर्यक वंश। ठीक, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या हो गया बेटा, कुछ बोल रहे हो? नागदशक, नागदशक, बंद कर दो कॉपी को, कंसंट्रेट नहीं है तुम्हारा। मगध साम्राज्य पढ़ रहे हैं तो मगध 16 बड़े महाजनपद में से एक, 16 बड़े महाजनपद में से एक मगध। माइंड चलना चाहिए ना, रटना नहीं है, समझना है चीजों को। तो बिहार का क्षेत्र पूरा दिखना चाहिए, राजगिरी, गिरिब्रज, पाटलिपुत्र, ये सब पूरा दिखना चाहिए। मगध बड़ा कैसे हुआ? तो जो बड़े महाजनपद थे, 16 बड़े महाजनपद, कौशल था, कुरु था, अवंती था, ऐसे जो अन्य महाजनपद थे वो मगध के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होते गए। अपना हेडक्वार्टर बना लिया, किसको? मगध को। हम मगध के अधीन रहकर काम करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि मैं अभी मेरे पास 5 लोगों का समूह है, धीरे 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 मेरे पास 50 से 100 लोगों का समूह हो जाएगा, तो मेरा साम्राज्य क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। तो मगध फला फूला, उसके बहुत सारे कारण थे। इनकी भौगोलिक स्थिति, इनके पास सोने की उपलब्धता, सॉरी लोहे की उपलब्धता, इनके पास आपका औजार बनाना, हाथियों का प्रयोग करना, धार्मिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, बहुत सारे कारण थे। मैदानी क्षेत्र था, उपजाऊ जमीन था, है ना, इसके कारण नदियों की स्थिति अच्छी थी, इसके कारण मगध और फलेगा। पर मगध साम्राज्य का जो शुरुआती दौर था, जिसको हम लोग अंधकारमय युग कहते हैं, जिसकी जानकारी, उगता जानकारी हमको नहीं मिलती, जानकारी का स्रोत नहीं है, स्रोत का अभाव होने के कारण इसको हम लोग अंधकारमय कहते हैं। तो हमको क्या पता चलता है कि एक बृहदत्त वंश था जिसका शासक था जरासंध, उसके बाद आपका रिपुंजय नामक शासक गद्दी पर बैठा, जिसको उसी का मंत्री पुलिक मरवा दिया और अपना बेटा को मगध का राजा बना दिया, परंतु इसका कोई डिटेल ज्यादा मिला नहीं। तो इसलिए हम लोग हर्यक वंश को मगध साम्राज्य का प्रारंभिक राजवंश मानते हैं। बृहदत्त को ना मानकर किसको मानते? हर्यक। और यही हर्यक वंश था जो मगध साम्राज्य को एक नया दिशा देगा। मगध साम्राज्य को असली में डेवलप करेगा तो कौन सा? आपका हर्यक। हर्यक वंश 544 से 412, 544 से 412, इसके फाउंडर होंगे बिंबिसार, बिंबिसार, अजातशत्रु, अजातशत्रु, उड्डयन, उड्डयन के बाद नागदशक। मगध साम्राज्य का सबसे पहला राजवंश किसको मानते हैं? हर्यक। संस्थापक कौन है? बिंबिसार। बिंबिसार, अजातशत्रु, उड्डयन, नागदशक। ओके, क्लियर? चूंकि यहां पिता को मारकर गद्दी प्राप्त करने की प्रथा चली इनकी, बिंबिसार को अजातशत्रु ने मारा, अजातशत्रु को उदयन ने मारा, इसलिए इसको पितृहंता, पिता को मारकर गद्दी प्राप्त करने वाला राजवंश कहा जाता है। क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? 16 बड़े महाजनपद थे, इसीलिए महाजनपद काल को बताया। 16 बड़े महाजनपद में एक था मगध। मगध धीरे धीरे बड़ा होता गया और इसी के साम्राज्य को हमको पढ़ना, इसलिए मगध साम्राज्य। मगध में पहला हर्यक, हर्यक में शासक है बिंबिसार, लिखो बिंबिसार।
गद्दी पर कौन बैठेगा? बिंबिसार। पाँच 44 BC, 492 BC। जैन साहित्य के अनुसार इसका उपनाम श्रेणिक बताया गया है। इसका एक अन्य नाम बताया गया श्रेणिक। अकॉर्डिंग टू द जैन साहित्य, जैन साहित्य के अनुसार बिंबिसार को ही क्या कहते थे बेटा? श्रेणिक। तो बिंबिसार की कॉन्सेप्ट को समझो। बिंबिसार कहता है कि अपने साम्राज्य को बढ़ाना है ना, तो मेरी पॉलिसी को फॉलो करो। नीतियां, साम्राज्य विस्तार की नीतियां। एक तो युद्ध करो, डराओ धमकाओ। है ना भाई? नहीं तो चालबाजी करो, कूटनीति करो। डिप्लोमेसी बोलते हैं, कूटनीति। और जब इन दोनों से काम ना बने तो चुपचाप विवाह कर लो। विवाह की नीति। जहां दाल नहीं कर रहा वहां का सेटिंग बजा लो। तो भाई हमारे दामाद है, हमारे जमाता है, हमारे, है ना, रिश्तेदार हैं, तो हम, हमारा साम्राज्य इनके अधीन है। आज की कहानी नहीं है ना, पुरानी कहानी। आज ऐसा नहीं होगा। आज गलती से काम मत करना, है ना। विवाह की नीति अपना ले तो साम्राज्य बढ़ा लो। इकलौती पुत्री है तो बर्तन मांगते रह जाओ जाके, है ना। एक आठ तो इकलौती लड़की की शादी कर लिए तो हो गया, जमाई राजा बन जाओगे फिर, है ना। होगा ना। भागो यहां से। क्लास का समोसा जरूर खाना तुम। विवाह की नीति, कूटनीति और युद्ध की नीति। लिखो इसको। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई तो 3 नीति। याद होना चाहिए बेटा सब चीज ना। देखो एकदम स्टोरी बेस पढ़ा रहा हूं, ठीक है। नहीं तो हिस्ट्री बहुत टफ लगता है। वैवाहिक नीति, कूटनीति और युद्ध की नीति, तीनों को देखेंगे। बिंबिसार कैसे कैसे काम कर, 3 तो शादी करेगा, 3 विवाह करेगा। लिखे जा। वैवाहिक नीति, लिखेंगे। इन्होंने पहली पत्नी महाकौशला, अंडालय, महाकौशला अंडालय, जो कि कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन थी, से किया। महाकौशला जो कि कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन थी, प्रसन्नजीत, उनसे विवाह कर लिया। किसने? बिंबिसार। तो इनको दहेज में मिला काशी, बनारस। समझ आया? मास्टरमाइंड कहते हैं बेटा इसको। देखो, महाकौशला से शादी कर लिया, जा रहा था कि काशी के क्षेत्र में, कौशल के क्षेत्र में कौन है? प्रसन्नजीत। इसकी बहन से शादी कर लूंगा तो मेरे को बनारस मिल जाएगा, और बनारस मिलने से क्या लाभ हुआ? मेरे को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष, लिखो 1 लाख रुपए प्रति वर्ष आय यहां से प्राप्त होने लगा।
ठीक, तो ऐसे मल्टीपल विवाह करना है, साम्राज्य बढ़ाना है। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखे, हंस रहे, मैं तो करूंगा, डिसाइड कर लिया भाई, तुम लोग अपना अपना देख लो। इनकी दूसरी पत्नी थी वैशाली, जो कि लक्ष्मी गणराज्य के चेतक की पुत्री चेलना थी। चेलना अंडरलाइन। इन्हीं से अजातशत्रु का जन्म होगा। चेलना से अजातशत्रु का जन्म। ठीक, पहली महाकौशला, दूसरा चेलना, और तीसरी पत्नी थी, लिखो, राजकुमारी क्षेमा। क्षेमा, है ना, वो लक्ष्मी गणराज्य है, उसको लिच्छवी गणराज्य कर लेना, है ना। हम लोग पढ़े थे लिच्छवी गणराज्य, लक्ष्मी गणराज्य कुछ था ही नहीं, है ना। कूटनीति, अगला पॉइंट। भाई पहले विवाह किए, संबंध अच्छा बना लिए, अब क्या कर रहे हैं, कूटनीति अपना रहे हैं। मगध और अवंती के संबंध प्रारंभिक समय में अच्छे नहीं थे। मगध और अवंती का संबंध प्रारंभिक समय में अच्छे नहीं थे। इसी समय अवंती का राजा था चंड प्रद्योत। इसी समय अवंती का राजा था चंड प्रद्योत, जो पांडुग रोग से, पीलिया से ग्रसित था। पांडु रोग पीलिया से ग्रसित था। ठीक, बिंबिसार ने अपने राजवैद्य, किसको जी, जीवक, जीवक को भेजकर, लिखो, बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजकर इनका इलाज कराया। बाद में वो ठीक हुआ तो मैत्रीपूर्ण संबंध बन गए। इसको बोलते हैं कूटनीति। आपका कोई दुश्मन बीमार है तो उसके घर में फल फ्रूट भेज दो, किसी के हाथ में, खुद लेकर चले जाओ और मेरे भाई बोलो, ठीक हो जाएगा, दोस्त बन जाएगा। राजवेद कौन है, जीवक। ठीक है, अगला पॉइंट, युद्ध नीति। उन्होंने अंग महाजनपद के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित किया। अंग, अंग अंडरलाइन, अंग महाजनपद के शासक कौन है, ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त को पराजित किया। और अंग को किसमें मिला लिया बेटा, मगध में। बताया था ना पहले, मगध साम्राज्य धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। अंग को किसमें मिला लिया, मगध में। और ये अंग का राजा घोषित कर दिया अपने पुत्र अजातशत्रु को। ठीक, अब 3 की पॉइंट लिखिए फटाफट, मतलब आपका फैक्ट लास्ट है। पहला लिखिए,
उन्होंने राजगिरी नामक एक नए नगर की स्थापना की। उन्होंने राजगिरी नामक एक नए नगर की स्थापना की। राजगिरी नामक एक नए नगर की स्थापना की और इसको अपनी राजधानी बनाया। तो राजगिरी को बसाने वाला कौन है बेटा? बिंबिसार। बिंबिसार गौतम बुद्ध व महावीर के समकालीन थे। दोनों धर्म को पोषित किया। ठीक, इनकी हत्या इनके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। इनकी हत्या इनके पुत्र अजातशत्रु। ठीक है, हाँ ध्यान सुनो, इतना आज कंप्लीट करो, है ना? ठीक बेटा, ज़्यादा चिल्ला नहीं पा रहा हूँ, आवाज़ नहीं हो रहा है, बन नहीं रहा है ना? ठीक, तो इतना आज कंप्लीट करो। 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो, छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ वाले, है ना? ठीक है, ज़्यादा लेंदी सोचा था, लेंदी लूँगा 11:30 बजे तक, 12 बजे तक, पर थोड़ा खांसी आ रहा है, बार बार तो हो नहीं रहा, इतना बहुत है आज के लिए। पर ठीक है, हिस्ट्री इतना कर लिए रहो। इसके आगे अजातशत्रु उद्यान का नाग दशक, फिर उसके बाद अलग, है ना? अलग हरियक वंश का अलग राजवंश ऐसे पढ़ते जाएंगे हम लोग, है ना? ठीक है, तो माइंड को ना पूरा सेट करके चलो। अभी जैन धर्म भी इसमें जोड़ूंगा, बौद्ध धर्म को भी और जैन धर्म को भी जोड़ना है। ठीक है, तो 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, 10 मिनट। क्षेत्र है